नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे कई सारे मुद्दों पे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है और भ्रष्टाचार का है। उसी पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ है प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी, जिन्होंने सहकारिता विभाग का घोटाला और नगर परिषद के घोटाले की फाइल खोली थी और बकायदा विजिलेंस की जांच कर रही है। और सहकारिता विभाग का जो घोटाला खोला था उस पर बकायदा एसीबी जांच कर रही है। साथ के अंदर जो कानून व्यवस्था है उस पर भी बात करेंगे कि पिछले दिनों कैसे इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया। और उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है प्रवीण राव और बॉबी जी और पूर्व पार्षद विनय यादव जी। बॉबी राव जी, पहले तो आप ही के पास आता हूँ। आज नगर परिषद का मुद्दा विधानसभा में गूंज गया, किस तरीके से देखते हैं? रेवाड़ी विधायक ने मामला उठाया है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, ट्रक का मामला हुआ, डंपर का मामला हुआ या सड़कों का मामला हुआ, किस तरीके से देखते हैं इसको? मोहनलाल जी, देर आए दुरुस्त आए। चलो, आखिर में विधायक ने प्रयास किया मामला उठाने का और उसमें अपने जो माननीय मंत्री जी हैं कमल गुप्ता जी, उन्होंने आश्वासन दिया है और इसकी विजिलेंस जांच तो शुरू हो चुकी है। कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं इनने, कुछ बाकी हैं। समय मांगा है इनने देने के लिए, मगर अंत में एक बात तो प्रूव हुई ना कि जो ये बार बार कहते थे कि भाई मेरा कोई निजी स्वार्थ है, तो आज इस बात का तो मंत्री ने भी वहां पे कहा है कि भाई रेवाड़ी नगर पालिका में भ्रष्टाचार है। एक सोहनलाल जो पहले था एमपी, उसको अरेस्ट किया था। बाकी जो भी है तो उसने अभी उन्होंने दिया है आश्वासन। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मगर विजिलेंस जांच तो इस बात से रुकनी नहीं है। और रहा चेयरमैन साहिबा का, तो चेयरमैन साहिबा ने तो पिछले 3 साल के अंदर इस रेवाड़ी शहर का तो बद से बदतर हालात कर दिए हैं। ये समझो कि शहर का हमें 15 या 20 साल पीछे कर दिया है। 200-250 करोड़ रुपए इनके अकॉर्डिंगली ही जो ये बोलती थी कि भाई 70-75 करोड़ का बजट है साल का, उस हिसाब से भी देखा जाए तो 250 करोड़ तो ये तो विनय भाई बता देंगे, पार्षद रहे हैं, कि अगर 250 करोड़ रुपए का बजट था तो 250 3 साल में, तो 250-300 करोड़ के बजट में अगर तनख्वाह भी निकाल दी जाए तो वो कितना बैठेगा? 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, फिर भी 200 करोड़ रुपए होता है। 200 करोड़ रुपए अगर 3 साल में शहर में लगते तो शहर की क्या हालात होते? विनय भाई कई बार पार्षद रह चुके हैं तो ये खुद बता देंगे अपने आप। इतना पैसा लगने के बाद शहर का क्या कायाकल्प होता? नहीं, सवाल मेरा ये है, रेवाड़ी से दो घोटाले नगर परिषद को लेके हो, सहकारिता विभाग को लेकर के हो, क्या लगता है 2024 के चुनाव में तमाम चीज गूंज सुनाई देगी? और जैसा आप पहले बता रहे थे, एम्स के शिलान्यास पे मंत्री जी आपके खुद जो है बनवारी लाल जी, वो वहां बैठे मिले चेयर पे सांसद जी के बरोबर में, और आप कह रहे थे मैं बात करूंगा इस चीज को लेकर के, तो वो तो एक मंच पे मिले बाकायदा। लगता नहीं प्रमोशन हो जाएगी अब उनकी भी? नहीं, मंच पे नहीं मिले थे। वो एक प्रोटोकॉल था कि चूंकि यहाँ से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एम्स खुल रहा है, बावल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एम्स खुल रहा है, तो एम्स खुल रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो उसके लिए प्रोटोकॉल के लिए ही उन्हें बिठाया गया। तो मगर आप एक चीज देखो ना कि उन बनवारी लाल जी मंत्री जी का नाम किसने लिया? ना तो मुख्यमंत्री जी ने नाम लिया, ना ही राव साहब ने नाम लिया, और भाई मोदी जी का तो कोई मतलब ही नहीं उनका नाम लेने का। तो वो तो एक अपने एक बेशरम होके कुछ भी बैठे या आए। अब तो बेशरम है, वो तो कह रहे हैं भाई हमें तो कोई शर्म ही नहीं है, हम तो कुछ घूमे नहीं, एम्स का श्रेय तो वो ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, बोला मैंने आवाज उठाई थी, बोला राव साहब ने तो बाद में जिक्र किया था, बोला मेरी योजना है ये एम्स। तो सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राव साहब ही उनको लाने वाले और राव साहब को वो डैमेज कर रहे हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस जिले में जितना भी विकास हुआ है या सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आया है, ये सारा पैसा बनवारी लाल जी की वजह से तो आया है। ये जितने हाईवे शहर के चारों तरफ निकलवाए हैं, ये सारे भाई बनवारी लाल निकलवाए हैं। अब बनवारी लाल जी तो भाई अब क्या कह सकते हैं भाई? वो तो राव इंद्रजीत सिंह जी कुछ नहीं है, एक केंद्रीय मंत्री कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री कुछ नहीं है, बनवारी लाल ही सब कुछ है। अब आप देख लो आप बात। अरे एक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जिस आदमी ने 150 करोड़ रुपए इस प्रदेश के डुबो दिए, उसको शर्म आती है ये बातें बोलते हुए? एक शर्मनाक बात है। मैं वही पूछ रहा हूँ, हरियाणा में क्या है? एक तरीके से भ्रष्टाचार, एक तरफ से बिगड़ी कानून व्यवस्था, क्या जंगल राज हरियाणा के अंदर हो गया है? एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया जाता है, उसका एक साथी कर्मचारी है जो वहां पर सुरक्षा कर्मी, वो मारा जाता है। तो क्या लगता है कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त होगी? यानी कि सरकार सो गई है, कुछ भी हो इसके अंदर कुछ नहीं करने का?
सर, नफे सिंह जी राठी जी का एक अच्छे लीडर थे, ठीक है। एक स्टेट लेवल की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक बात थी, मगर उनकी जहां तक मैंने अखबारों से पढ़ा है या न्यूज चैनल पर देखा है, संज्ञान में मेरे जो आया है या जो लोगों से पता चला है, तो उनकी कुछ निजी दुश्मनी थी कि जिसका फायदा उठा के उन लोगों ने उनका मतलब कि उनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे, उनका फायदा उठा नहीं, इसमें निजी दुश्मनी के अंदर ऐसा नहीं होता ना, कितनी ताबड़तोड़ गोलियां मारी जाए, भाई डराया भी जा सकता है। विनय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पे, क्योंकि विनय जी ज्यादा जानते हैं, इनेलो में रहे हैं और शायद अब भी इनेलो में है, लेकिन क्योंकि इनकी पार्टी के नेता है और जिस तरीके से विधानसभा में मुद्दा उठा, एक बार इनसे भी चर्चा कर लेते। तो विनय जी क्या कहेंगे, विधानसभा में मुद्दा उठा, एक तरफ भ्रष्टाचार का मुद्दा, एक तरफ कानून व्यवस्था का मुद्दा, क्या लगता है जंगल राज पूरी तरीके से प्रदेश में हो गया है? सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूं, वो प्रदेश स्तर के बहुत ही सुलझे हुए, समझदार और साफ छवि के नेता थे। उन्होंने अपना जो जीवन स्तर शुरू किया था राजनीति का, वो पहले पार्षद रहे, उसके बाद वो चेयरमैन बने, 2 बार वो विधायक बने और इस बार उनकी जो धर्मपत्नी थी वो मेयर का चुनाव लड़ी थी और कुछ वोटों से वो हार गई थी। तो ये यकीनन पब्लिक पॉपुलैरिटी के मामले में, जनता के विश्वास के मामले में कहीं भी उनके राजनीतिक जीवन में कमी नहीं थी। अब बात करते हैं सुरक्षा तंत्र की। अगर इतने बड़े स्तर के नेता के, किसी पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष से, उनको इस तरह से बेरहमी से उनकी अगर हत्या कर दी जाती है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है, फायरिंग होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो हरियाणा प्रदेश की आम जनता है, उनके मन के अंदर असुरक्षित की भावना जरूर पैदा होगी। क्योंकि अगर हम बात करें, उनका मान लेता हूं मैं, हालांकि है नहीं मेरे संज्ञान में, अगर उनका किसी से कोई विवाद था किसी भी चीज का, तो उन्होंने सरकार से सुरक्षा मांगी थी। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि उनको सुरक्षा प्रदान करे। सुरक्षा मांगने के बावजूद भी अगर सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में आ जाती है बात। अब खुली छूट हत्यारों को दी गई है, अब वो अपना कार्य बखूबी रूप से करे, बाद में जांच होती रहेगी। मेरा सवाल है कि राजनीतिक संदेश को देने की इसमें कोशिश की गई है, क्या लगता है जो ये एंगल इसमें कहीं है कि भाई बड़े कद के नेता थे और कहीं पार्टी के अंदर थे, कोई एक ऐसा मैसेज देने की, क्योंकि आगे 2024 का चुनाव भी आ रहा है? देखिए मोहन जी, अगर आप चुनाव की बात करते हैं, राजनीतिक रूप से जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के संदेश हमेशा से जो सरकारें सत्ता में हैं, स्थापित है, काफी जो उनकी तरफ से विपक्ष के नेताओं को दिए जाते हैं। अब हो क्या है, देशमुख मोदी का देखिए, सीबीआई का रोल देखिए, एक तरह के संदेश ही तो दिए जा रहे हैं। वो विपक्ष के नेताओं का, या वो नेता जो सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हो रहे हैं, जो दबंगता से अपनी बात रखते हैं, या सरकार से सवाल पूछते हैं, उन पे छापे डालकर, उनको अपने साथ मिलाकर, अपनी पार्टी में शामिल करके उनकी जांच को, फाइलों को बंद कर दिया जाता है। क्या लगता है इस पूरे मामले में जांच होगी गंभीर? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इसके लिए सिटिंग कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनानी चाहिए। केवल प्रशासन, सरकार के भरोसे जांच ना छोड़ी जाए, ताकि इसमें लीपापति ना हो सके। चलिए एक और मुद्दा देखिए, बॉबी राव जी ने जो मुद्दा उठाया था, कहीं ना कहीं विधानसभा में गूंजा है, लेकिन सहकारिता विभाग का कब गूंजेगा ये देखना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है कि बॉबी राव ने जो पहल की, नगर परिषद का मुद्दा आज रेवाड़ी विधायक ने उठाया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बॉबी भाई को। अब उन्होंने पहल की थी, चाहे वो कुछ टाइम तक वो किताबों में, फाइलों में दबी रही, वो आवाज दबी रही, पर अंततः वो उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है और वो मुद्दा हमारे जो स्थानीय विधायक ने उठाया, पर वो विधानसभा में मुद्दा गूंजा। अगर वो विधानसभा में वो मुद्दा गया है, तो मैं चाहूंगा कि निश्चित उसके ऊपर जांच हो और जो भी इसके अंदर शामिल है उनके ऊपर कड़ाई से कार्रवाई हो। क्या इसका इफेक्ट 2024 के चुनाव में आपको लगता पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से हम बॉबी राव जी से भी सवाल कर रहे हैं कि मंच के ऊपर बनवारी लाल जी दिखते हैं, एम्स के शिलान्यास पे राव साहब को बात करनी चाहिए थी, आपने कहा था राव साहब जवाब देंगे, तो नहीं लगता है राव साहब को बॉबी राव जी जवाब देना चाहिए? नहीं मोहनलाल जी, राव साहब का जवाब इसमें नहीं बनता है। राव साहब का, भाई हमने ही तो ये बात उठाई। आप मुझे एक बात बताइए कि टिकट आप दिला के, राव साहब टिकट दिला के लाते हैं, एक बड़ा मेरा फिर वो घूम घूम के सवाल जाता है, लेकिन सीधा फिर वहीं पहुंच जाएगा घूम करके। मोहनलाल जी, अब यहां से आप दक्षिण हरियाणा की बात करेंगे तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने और राव इंद्रजीत सिंह जी ने जितने एमएलए बने हैं, 70% एमएलए तो इन लोगों ने बनाए हैं। अब किसी के माथे में थोड़ी लिखा हुआ है कि हमारे पास आया है, समाज सेवक के नाम पे आया है और फिर बाद में धोखा करके जाएगा। अब वो धोखा करके जा रहा है तो उसका इलाज भी तो हमने ही किया है ना। कौन सा बीजेपी वाले ने उनके खिलाफ ये मुद्दा उठाया था? कौन सा कांग्रेस ने उठाया था? कौन सा इन लोगों ने मुद्दा उठाया था? मुद्दा भी तो हमने ही उठाया है ना। अगर हम में इतना मादा नहीं होता,
अगर हम लोग समाज की नहीं सोचते तो हम छोड़ देते उसको कि भाई हमारा आदमी है, भाई हमने टिकट दी है, भाई हमारी बदनामी होगी। हमने तो अपनी बदनामी नहीं सोची। हमने कहा भाई जो आदमी गलत है, हमारे पास गलत आदमी आ गया तो उस गलत आदमी को बाहर निकालो, बाहर का रास्ता दिखाओ उसको। हम उसका रास्ता दिखा रहे हैं। तो राव साहब का इसमें तो जवाब देने का कोई बनता नहीं है इसके अंदर कोई। लेकिन चुनाव में आपको लगता है 2024 में कोई असर पड़ेगा? नहीं, चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। चुनाव पे असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि अगर एक भ्रष्ट आदमी आ गया था तो उस भ्रष्ट आदमी का भ्रष्टाचार उजागर करने में भी हमने ही किया। और हमने जो, मैं तो पहले कह रहा था कि मेरे जिले के लोगों के पैसे लूट के भाग गया, हमें उस पैसे की रिकवरी करनी है। पैसे की रिकवरी सरकार कर रही है। सरकार ने मेरा तो ये भी कहना था, एक मंच पे आप आ जाएं, आपने आरोप लगाए, बनवारी लाल जी उस महकमे के चौकीदार हैं, वो आ जाए, क्यों नहीं जवाब दे रहे? डर किस बात का है भाई? जो चीजें सामने आए बोले। बनवारी लाल जी क्यों नहीं बोलते? भाई राव साहब कहे, उनको इशारा करते भाई बनवारी लाल जी आप जवाब दीजिए HR न्यूज पे, दोनों बैठे आराम से चर्चा हो जाए उसकी। भाई लोगों को दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाए। हालांकि SCB जांच कर रही है, कब गिरेबा तक हाथ पहुंचेगा वो देखने वाली बात होगी जांच में क्या। लेकिन सारे अफसर ही नप जाएंगे या कभी मंत्रियों पे भी कार्रवाई होगी जो उस महकमे के चौकीदार बने हुए हैं? देखो जी, मंत्री जी पे कार्रवाई के लिए अभी 2 अफसरों की ACB ने सेक्शन 17A के अंदर परमिशन मांगी हुई है मुख्यमंत्री कार्यालय से। 2 IAS लेवल के अधिकारी हैं, उनकी मिल नहीं रही है परमिशन। मगर अभी तक, जहां तक लास्ट जो मतलब कल तक की जो मेरे पास जानकारी है, उसमें यह है कि लगभग 23-24 अफसरों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और 4-5 अफसरों की गिरफ्तारियां 2 या 3 दिन के अंदर और हो जाएंगी। मतलब कि कोऑपरेटिव महकमे के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई होना, जहां के अंदर की 27-28 अफसर, 30 अफसर तक अंदर जा रहे हैं, तो इसमें मंत्री की जिम्मेवारी तो नैतिक तौर पे बनती है। अब मंत्री बेशरम है तो उसका क्या किया जाए? उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने पे लगा हुआ है कि जो मेरी 100-150 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ के लोगों का पैसा लूट लाट करके उसको दिया था, अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था। अब वो पैसा नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तो जेल से बाहर निकालूं। अब उसका तो पूरा समय या पूरा ध्यान अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर निकालने पे लगा हुआ। तो जो ये तलवार लटकी है, क्या पीछा छोड़ेगी मंत्री का, या दूसरी सरकार कल बदल जाएगी और जांच करेगी? मान लो बीजेपी को कार्रवाई नहीं करती है तो, क्योंकि उसके बाद मैं विनय जी के पास जाऊंगा। मोहनलाल जी, जो एक बार जांच शुरू हो गई या जो पेपर बन गए, वो पेपर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। सरकार कोई भी आए, सरकार कोई भी जाए। रही बात बनवारी लाल जी, तो बनवारी लाल जी का तो पॉलिटिकल चैप्टर ही क्लोज हो गया और हमने कर दिया है। बनवारी लाल जी अब किसी गांव के अंदर सरपंच भी नहीं बन सकते, MLA। आप सहमत है बॉबी राव जी की बात से? वो कह रहे चैप्टर ही क्लोज है, लेकिन मेरे को लग रहा है प्रमोशन मिलेगी। मोहन जी, चैप्टर क्लोज सरकार की तरफ से नहीं हो रहा बनवारी लाल जी का राजनीतिक चैप्टर, वो तो जनता की तरफ से हो रहा है। जनता के सामने जब ये बात आ गई है, जिसको हमने सरकार के चुनाव चिन्ह पर भेजा जिता करके वो मंत्री बने, जो खुशी इलाके की जनता को हुई थी, उस खुशी को उन्होंने गम में मातम में बदल दिया। और वो इतने बड़े भ्रष्टाचार के महकमे के वो नुमाइंदे निकले, अब जिसके ऊपर जांच हो रही है, लगातार आए दिन अफसरों पे कार्रवाई हो रही है। तो ये तो जनता ही अपने आप उनको नकार देगी। इसमें पार्टी की तरफ से नकारने का सवाल नहीं है। पार्टी उनको टिकट दे दे, वो फिर भी हारेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पार्टी उनको टिकट दे और उनको जिता कर दिखा दे। जनता ही उनको नकार रही है, पार्टी की तरफ से नहीं नकारेगा ये। अगर पार्टी ने नकारा होता तो आज वो मंच पर नहीं होते। और मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां बड़े बड़े भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देते हैं। मैं तो आश्चर्य महसूस करता हूं कि एक शब्द हमारे यहाँ के नेताओं द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नहीं निकला भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अब वो किस मुंह से यहाँ इस मंच पर आकर कहें अब भ्रष्टाचार के ऊपर मैं लगाम कसूंगा, क्यों? उन्हें सब कुछ पता था भली भांति, ये उनकी भी एक राजनीतिक मजबूरी थी। तो इन राजनीतिक मजबूरियों के चलते हुए कोई कार्रवाई नहीं होगी। केवल अफसरों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, चुनाव का समय निकाल दिया जाएगा। और अगर इतना सही सरकार, हमारे मंत्री या हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो भी हमारे नुमाइंदे मंत्री हैं, वो इस जांच को एक टाइम बाउंड दायरे में करें और चुनाव से पहले करके इसको पूरा करके दिखाएं। आपने अभी आपने मोदी जी की बात की, जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, चाहे अजीत पवार पे, वो तमाम लोग उनके मंच पर मिलते हैं। मोहन जी उसी बात पर आ रहा था, यानी कि मंत्र मैं पढ़ूं बम्बू में हाथ तुम दो, मैं उसी बात पर आ रहा था। बात मैं पहले स्थानीय से शुरू करना चाह रहा था, बाकी आगे मैं जाता। अब आप बात करें हमारे यहाँ के भ्रष्टाचार की, तो केवल अफसरों ने ही क्या भ्रष्टाचार किया है? अगर नैतिकता की बात करें तो सरकार ने आज तक उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया?
अगर इसी तरह की कार्रवाई किसी और स्टेट में विपक्ष की सरकार में हुई होती तो अफसरों को बचाकर वहां के उस मंत्री पे सीधा आरोप सरकार द्वारा लगा दिया जाता। जैसे आप दिल्ली की कार्रवाई देखें, किसी भी तरह के घोटाले हुए वहां के विधायकों को, मंत्रियों को उठाकर जेल में डाल दिया कार्रवाई के अंदर, या भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो डायरेक्ट उनको टारगेट किया गया भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा या अन्य मीडिया संस्थानों द्वारा। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्या दबाव है मोहन जी? मैं तो आपके ऊपर पूछना, अन्य जो मीडिया चैनल उनसे भी पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या दबाव आप सरकार का मानते हैं या स्थानीय का नेताओं का मानते हैं? अगर आप खुल के नहीं बोल पाते हैं, आंकड़े नहीं रख पाते हैं। अब दूसरी बात, कई 100 करोड़ रुपए रेवाड़ी नगर परिषद में थे। क्या है रेवाड़ी नगर परिषद का हाल? अब सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, पहले से बदतर हाल हो गए। कागजों के अंदर पशु मुक्त है हरियाणा, अपना सॉरी रेवाड़ी। आप देखिए कितने गौवंश पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। क्या कार्रवाई हो रही है? हमने खबर दिखाई है किस तरीके से आपकी खबर का असर क्या हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ, बोबी जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, असर क्या हो रहा है उसका सरकार के ऊपर, यहाँ के अफसरों पे? नहीं, कार्रवाई के नाम पर तो मेरा एक और सवाल है, क्या लगता है सरकार ने एक नया तरीका इख्तियार कर लिया? अब चुप्पी साध लो, कोई भी चीजों बोलो ही मत, और पब्लिक को नए नए चक्कर में मर जाते रहो, फिजूली बात करते रहो, लेकिन एक भी सवाल है उस पर जवाब मत दो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, कोई बात मत करो। ये तमाम जो तरीका इख्तियार कर लिया, क्या लगता है आने वाले दिनों में जनता के लिए बड़ा खतरनाक होगा कि अगर जनता कोई सवाल करेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं देगा? मोहन जी, एक चुप जो है वो इनके सारे सवालों को दबाव देता है। अगर आपके पास जब किसी बात का जवाब ना हो और आपकी ही सरकार उस किसी गलत कार्य में शामिल हो तो सबसे बड़ा है मौन रखो, आप मौन रह जाओ। कोई सवाल करता रहे, आप सुनेंगे नहीं तो जवाब किस चीज का देंगे? वही कार्रवाई यहाँ हो रही है। नगर परिषद में पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, खूब लगे हैं। पिछली फाइलें कही गई सरकार के द्वारा, पिछले जितने भ्रष्टाचार नगर परिषद में हुए हैं हम उनकी जांच कराएंगे। आज तक वो फाइलें सारी दब गई। अब इस नगर परिषद की जांच शुरू हुई है, पूरा कार्यकाल निकल जाएगा, अगली सरकार आ जाएगी, मगर ये जांच वही ठंडे बस्ते में दब जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आम जनता के पास क्या रास्ता है? आम जनता करे तो क्या करे? सिर्फ वोट देना है? ये लोकतंत्र खत्म हो गया पूरी तरीके से? क्या लोकतंत्र को किसी तरीके से खत्म किया जाए? खाली जनता अपना वोट देने को समझे कि हम लोकतंत्र है जी और की जाएगी मनमर्जी? नहीं मोहन जी, जहां जो देश के 4 स्तंभ हैं हमारे यहाँ के लोकतंत्र के, उन चारों स्तंभों को ही अगर सरकार के द्वारा दबा दिया जाए, उनका दमन कर दिया जाए तो लोकतंत्र कहाँ बचा है? आप देखिए, अगर मोदी जी ने किसानों के लिए जो आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, लोगों में भ्रम कितना फैलाया जाए, किसान अपनी मांगे मनवा रहे। अरे मांगे नहीं मनवा रहे, वो मोदी जी ने कमिट किया था अपने भाषणों में, अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहली कलम से एमएसपी को लागू करूंगा। वो तो मोदी जी द्वारा जो उनको आश्वासन दिया गया था, जो वादा किया गया था, उसको पूरा करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जो भी आंदोलन करेगा, क्या हम उसे पाकिस्तानी कह देंगे या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? जैसे दीवारें चिनवा दी गई, तो आप ये बताइए ना, इस पूरे देश प्रदेश का हाल क्या हो गया? डबल इंजन की हम सरकार कहते हैं। ये एक मुद्दों से भटकाने की प्रक्रिया है। आप किसी मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, अगर आपने उसका समाधान नहीं निकल रहा तो उसके पैरेलल है कि नया मुद्दा आप खड़ा कर दे, लोगों का ध्यान उस मुद्दे से हटकर दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए, ये एक नया तरीका है। बोबी राव जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो विनय भाई कह रहे थे कि नगर परिषद की जो जांच है, जांच दबा दी जाएगी, नहीं होगी। इस बात का मैं विनय भाई को और अपने शहर वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नगर पालिका की जांच 100% होगी, चेयरमैन 100% जेल जाएगी। इसके साथ जो भी ये अधिकारीगण इसमें लिप्त पाए जाएंगे, वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, वो भी 100% जेल जाएंगे। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मैं बड़ी बात नहीं कर सकता, मगर हाँ इतनी मैं कह रहा हूं, जैसे कोऑपरेटिव विभाग की जांच हुई थी, उसमें आज 27-28 अफसर अंदर गए। देखो, मैं तो जो कर सकता था मैंने किया हूं। अब अगर मैं इतना बड़ा आदमी होता कि बनवारी लाल को अंदर करना, तो मैं तो पहले आपके चैनल पे कहा था कि मैं पहली कलम से उठा के सबसे पहले अंदर ही मंत्री को करता। ये सवाल फिर मेरा वही सवाल आ जाता है, जैसे नफे सिंह राठी को उड़ा दिया गया, क्या आपकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी सरकार दे रही है कि आपने इतना बड़ा मामला खुलासा किया है, आप सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ कोई वाकया नहीं होगा? पहले आपके साथ घटनाक्रम हो चुके हैं, आप खुद कह चुके हैं कैमरे पे। मोहनलाल जी, रेवाड़ी में मैं खुद सक्षम हूं अपनी सुरक्षा करने के लिए। और रही बात इनकी, तो ये भ्रष्ट आदमी के पाव नहीं होते, ये लोग चोर हैं। ना बनवारी की हिम्मत है, बनवारी लाल की हिम्मत है, ना ही इस चेयरमैन की हिम्मत है। चेयरमैन तो ये तो मतलब कि क्या बताऊं आपको मैं, ये विनय भाई भी इनको अच्छी तरह जानते हैं, इनके कुलीग रहे हैं, साथी रहे हैं, पार्षद रहे हैं वहां से। इन लोगों ने रेवाड़ी में चोरी के अलावा
या नगर परिषद की जमीन कब्जाने के अलावा कुछ नहीं कहा। खसरा नंबर 311, खसरा नंबर 309, खसरा नंबर 310, खसरा नंबर 161 और भी बतेरी पड़ी हुई है जमीनें, जो इनने सिर्फ और सिर्फ इस कब्जे के अलावा कुछ नहीं कहा। ये लोगों को एक ऑरा क्रिएट करने के लिए कि हम जागीरदार हैं, 200 किला जमीन है, 150 किला जमीन, अरे 15 किला तेरे जमीन है, उसमें तेरे आंकड़े उग रहे हैं, झुंडे खड़े हैं, तेरे भाई का हिस्सा मार रखा है, क्या करेंगे ये? घर में नौकर नहीं है, नौकर की जगह इनने सफाई कर्मचारियों घर में रख रखे हैं। एक टूटा लाल रंग का स्कूटर है, 6 साल से घूम रहा है, विनय भाई खुद बता देंगे। सरकारी गाड़ी मिली है, लंबी गाड़ी में घूमने का शौक था तो उसने अपनी घरवाली को चेयरमैन बना दिया, तो घरवाली अपने घरवाले के शौक पूरे कर रही है, लंबी गाड़ी में घुमा के ड्राइवर कमेटी का मिल रहा है। अपने ससुर के शौक पूरे कर रही है कि भाई 4 खसरे पहले कब्जा रखे हैं शहर की, और जमीन कब्जा मिजाज बढ़ाओ। तो इनका तो ये तमाम चीजें देखिए, ये तमाम चीजें सरकार को भी दिख रही होगी। एक तरफ सरकार कहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के हम काम करते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड का आपने देख लिया होगा। भाई फिर आपको पर्ची खर्ची की क्या जरूरत है जब इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आया है? मोहनलाल जी, सरकार कार्रवाई कर रही है। देखो सरकार ने, मेरे 5-6 मुद्दे सरकार को भ्रष्टाचार के चल रहे हैं, जिसमें से 2 पे कार्रवाई हर एक पे चल रही है। एक की कार्रवाई लोगों के सामने है, दूसरी कार्रवाई भी शुरू हो गई है, जांच यहां से कर रही है। मगर समस्या क्या आती है इसमें कि लोग ड्राइंग रूम में बैठ के भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं, पार्कों में घूम के बैठ भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं, सामने आके लड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा उस लड़ाई के अलावा अगर कोई पार्टी का सच्चा हितैषी है, जो भी अगर कार्यकर्ता बीजेपी का है या बीजेपी के तथाकथित यहाँ के जो ये सफेद पोष नेता रेवाड़ी में घूम रहे हैं, इनको भी चाहिए कि अगर इन्हें भी अगर शहर से एमएलए बनना है या कुछ करना है, तो भाई शहर में भ्रष्टाचार हो रहा है, तुम उसकी आवाज उठाओ, तुम्हें कौन रोकता है? मगर बॉबी राव जी, मैं जो सवाल बार बार कर रहा हूँ, रेवाड़ी की जनता बार बार HR न्यूज से पूछती है कि इसमें क्या अगला अपडेट है, क्या कार्रवाई हो रही है। इसीलिए बार बार हमारा कोई मोटिव नहीं है कि भाई जो भ्रष्टाचार का आपने मामला उठाया, मामला उठाने वाले आप और लोगों को अपडेट चाहिए, वो बॉबी राव से जानना चाह रहे हैं कि आपकी कार्रवाई कहां तक पहुंची है। आप कहीं पीछे ना हट जाए, सवाल आप पे भी खड़े हो रहे हैं। कहीं बॉबी राव जी पीछे ना हट जाए। मोहनलाल जी, मैं अगर पीछे हटता तो मैं ये मुद्दा उठाता ही नहीं। ये मुद्दा मैंने उठाया, इस मुद्दे की जांच के लिए चंडीगढ़ चक्कर मैंने काटे, इसकी जांच विधानसभा में गूंज सुनाई दी है। हाँ जी, नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम से कम जो ये मुद्दा उनको पहले उठाना चाहिए था। अब जब ये सबकी जनता को पता चल गया, सब काम ओपन हो गया बिल्कुल, तो उनने उठाया, मगर ये भी उनने उठाया। मैं रेवाड़ी के रहने वाले तो और भी है, कोसली से विधायक है, वो भी रेवाड़ी में रहते हैं, उनको भी उठा लेना चाहिए था कि हमारी सरकार की छवि खराब हो रही है। मैंने आपको पहले कहा, रहने वाले तो यहाँ से आपके जो चेयरमैन अरविंद यादव जी हैं, जो तीसरी बार चेयरमैन बने हैं अभी हरियाणा सरकार में, तो ये मुद्दा उन्हें भी उठाना था। वो भी कंटेस्ट करना चाह रहे हैं इलेक्शन। कापड़ीवास जी जब तक अभी तक तो वो असली बीजेपी में थे, अभी उन्होंने नकली बीजेपी ज्वाइन करी है, उन्हें ही मुद्दा उठाना था। वो भी 5 साल विधायक रहे हैं, उनने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? वो बड़े उनके भतीजे जी मैं देख रहा था, धन्यवाद कह रहे उनके, कापड़ीवास जी बड़ा कर रहे हैं, लड़के की बड़ी प्रोग्रेस कर दी। मैंने उसको इलेक्शन समिति में उसका एंटर करवा दिया, वो अभी प्रवक्ता है, तो मुद्दा उनको भी उठाना चाहिए था। किसने मुद्दा उठाया? हमारे अभी ताजा तरीन हमारे एक नए कैंडिडेट साहब और बीजेपी में यहाँ के बहुत बड़े लीडर ज्वाइन हुए हैं, श्री सतीश यादव जी। अब कम से कम सतीश ने पिछले 15 साल कुछ काम नहीं किया, तो थोड़ी बहुत अगर सतीश में नैतिकता है और वो सोचता है कि मैं शहर में कुछ दूं, तो भाई वो क्यों नहीं बोलता? भाई तो भाई वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, आपको लगता है कि बोलेगा अपनी पार्टी के खिलाफ? सर सुनिए, उनकी मिसेज ने, हमारी भोड़िया उपमा ने नगर परिषद का मेयर का इलेक्शन लड़ा था। ये दायित्व उनका बनता था। जब शहर में घूम के कह रहे थे कि मुझे चेयरमैन बनाओ, मैं विकास करूंगा, मैं गंगा बहा दूंगा, मैं यमुना ले आऊंगा और मैं धो दूंगा, सब कर दूंगा, तो भाई अब तू 3 साल से कहाँ है? तो मतलब तू सिर्फ शहर को बेवकूफ बनाने के लिए तूने लड़ा इलेक्शन? ये मुद्दे उठाता ना शहर का, क्यों नहीं मुद्दा उठाया? अब उसने, चलो पहले उसको डर था शायद कि भाई विपक्ष में हूँ, पता नहीं मेरे ईडी की रेट पड़ जाए, सीबीआई की रेट पड़ जाए, तो तू पार्टी के अंदर है भाई, तो पार्टी में रह के बात उठा, मुद्दा उठा, बोल, डरता क्यों है? हम साथ खड़े। मगर ये लोग नहीं बोलेंगे,
जी विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनय जी प्रवीण भाई, मुद्दे समय समय पर रेवाड़ी नगर परिषद के पार्षदों ने भी उठाए हैं, विरोध भी किया है। उठाए आपको मुझे आज भी पुराने बयान याद है। मैं कापड़ीवास जी शुरू से मुद्दा उठाते रहे नगर परिषद के खिलाफ, मगर एक चीज उनकी जरूर है, अगर वो नगर परिषद के साथ साथ हमारे माननीय सांसद जी को भी घेरते रहे हैं। अगर उनके द्वारा इसको चेयरमैन बनाया गया है और चेयरमैन अगर उन्होंने बनाया है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी भी नैतिक बनती है। यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर वो क्या कार्रवाई करते हैं, कैसे नजर रखते हैं। दूसरा, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग के अंदर हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री ने खुले मन से कहा था अगर नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, इतने मुद्दे कई सालों पहले उठने के बाद अगर कार्रवाई हो रही है वो किसी ना किसी दबाव में हो रही है, आपके द्वारा पत्राचार के थ्रू हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की, सरकार की लेट लतीफी है या कोई ना कोई चढ़ावे के रूप में शहरी निकाय मंत्रालय को उनका हिस्सा पहुंच रहा था, या जिनको नगर परिषद से माल लेने की उम्मीद थी उनको भी कहीं ना कहीं खर्चा पहुंच रहा था। इसीलिए ये देरी हुई है नगर परिषद की इस जांच के दौरान। और केवल अधिकारियों को सस्पेंड करना या उठाना, आप मुझे एक बताइए, इतने टाइम से नगर परिषद के अंदर वाहन गायब है और उसकी एफआईआर तक नहीं होती है, मुद्दे को दबा दिया जाता है, तो इस पे कार्रवाई या जिम्मेदारी किसकी बढ़ती है? किसी ने कहा तक नहीं कहा। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने कहा कापड़ीबाजी तो अगर शहर के अंदर, अगर आज से कुछ टाइम पहले अगर शहर में कोई जानवर किसी ट्रक या बस के नीचे आके मर जाए तो कापड़ीबाजी जो कहते हैं ये तो राव इंद्रजीत सिंह ने मरवा दिया। अब कापड़ीबाजी की जैसे उम्र बढ़ी है वैसे ही उनका जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ गई है। कापड़ीबाजी को तो सिर्फ अपनी टिकट कटी, वो उससे अपनी क्या कहते हैं, मतलब उस मानसिक दशा से आज तक नहीं उभरे। अब कापड़ीबाजी का तो आप क्या क्या मुझसे पूछोगे, वो इल्जाम लगाते रहे, उनके कई वीडियोज हैं कि भाई ये तो अपनी लड़की को मारना चाहता है। मतलब तो भाई कापड़ीबाज, मुझे एक बात बता, मुकेश कापड़ीबाज कौन है? कोई दूसरे गांव का लड़का है या किसी SC ST बिरादरी से बिलोंग करता है? कौन है मुकेश कापड़ीबाज? भाई तू अगर इतना ही समाज सेवक है तो किसी गरीब आदमी को आपसे काफी बड़े हैं, थोड़ा सा आप करके बोल दो, थोड़ा सा सम्मानपूर्ण विधायक। मैं राजनीतिक रूप से बातें नहीं कर रहा। सर एक मिनट सम्मान की बात कर रहे हैं सर मैं आपसे सम्मान की बात बता रहा हूँ। सम्मान की बात कर रहे हैं तो कापड़ीबाज जी ने राव इंद्रजीत सिंह की, देखो बहन बेटी हर एक की होती है, जब उनने उसके बारे में आप शब्द यूज कर सकते हैं तो मैंने तू ही कहा है। मैडम को क्या कह दिया भाई? वो उनकी बहन बेटी के बारे में, आज वो इलाके की बहन बेटी है उसके बारे में। और कापड़ीबाज जी का अगर आप पूछोगे तो कापड़ीबाज जी का राजनीतिक जीवन शुरू ही रामपुर हाउस से हुआ था। कापड़ीबाज जी आज जिस मुकाम पे है ना, वो सिर्फ राव साहब परिवार की वजह से हैं, वरना कापड़ीबाज जी एक एक्स नेवी आदमी अपनी पेंशन ले रहे होते ना, अपने मौज मार रहे होते। क्या पल्ले था कापड़ीबाज जी के? कापड़ीबाज जी आए, आपके चैनल पे आए, किसी मंच पे आए, ओपनली आए, बहस करे, मैं तैयार हूं। जो आदमी जैसा बीज बोएगा वैसा काटेगा। उसने आज किसी की बहन बेटी के बारे में बोलना सरासर अपमानजनक बात है। चलिए, अगर मैं तो कोई भी अगर बोलता है थोड़ा सा नैतिकता का ध्यान रखे, थोड़ा सा भाषा शैली थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय का अभाव भी है। मोहन जी प्रवीण भाई, मैं जो एक बातें कह रहा हूँ ना, मैं कापड़ीबाजी के ब्याह पे कह रहा हूँ, ना सतीश के ब्याह पे, ना मुकेश के, ना सांसद साहब के ब्याह पे, मैं ये बातें कह रहा हूँ नगर परिषद का पूर्व पार्षद होने के नाते रेवाड़ी नगर की जनता के ब्याह पे कह रहा हूं। अगर नगर परिषद रेवाड़ी हमेशा से बदनाम रही है, अगर पूरे हरियाणा में आप बात करें, अगर आप वहां शहरी निकाय मंत्रालय में जाए, चंडीगढ़ जाए, तो सबसे टॉप में रेवाड़ी नगर परिषद के भ्रष्टाचार को गिना जाता है। और उस ब्याह के ऊपर हमारे नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी बढ़ती है। जब चुनाव का समय आता है तो सब अपना पल्ला झाड़ने में लग जाते हैं। अब ये हमसे गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा सोच कर लाए थे। क्या उनको पहले कुंडली नहीं खगालनी चाहिए थी? पहले नहीं पता था वो किसको टिकट दिला रहे हैं, किस तरह का उसका आचरण व्यवहार रहा है या आगे क्या रहेगा? और अगर शुरू से शिकायतें नगर पार्षदों द्वारा आ रही थी, शहर की ग्रांट में धांधली हो रही थी, उनको नहीं ग्रांट दी जा रही थी, तो वो पैसे जो
रेवाड़ी नगर परिषद में जो सैकड़ों करोड़ रुपए जो पड़े थे वो कहाँ खर्च हुए, उसका कभी औपचारिक रूप से कोई बयान आया हमारी सरकार की तरफ से, यहाँ के हमारे यहाँ के नुमाइंदों की तरफ से? तो इस तरह की जो धांधलियां हो रही हैं, पार्कों के रखरखाव का ठेका आप ले लीजिए, सफाई के ठेके आप ले लीजिए, शहर नगर परिषद में अलमारी से कैश चोरी हो जाता है, नगर परिषद की गाड़ी गायब हो जाती है, उसकी FIR तक नहीं होती। तो ये मंशा सरकार पे, यहाँ के नुमाइंदों पर उठते हैं सवाल। विपक्ष के लिए उठाना या आम नागरिक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं उन चीजों को सुरक्षा करने की। मैं तो पहले से बोबी राव जी अंत में एक बड़ा सवाल कर लेता, 2024 का चुनाव लड़ने के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, फिर राजनीति की बात भी हो जाएगी, राव खेमे बीजेपी के लोग हैं, उन तमाम लोगों को बोलना चाहिए इन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, किस किस को बोलना चाहिए? जो टिकट के दावे कर रहे हैं मुझे टिकट मिलेगी, जो टिकट के दावेदार हैं बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल जो टिकट के दावेदार जी। अगर रेवाड़ी शहर को हमने साफ स्वच्छ सुंदर भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो ना किसी एक पार्टी के नुमाइंदे की जिम्मेदारी है, ना विपक्ष की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी सभी की सार्वजनिक रूप से बनती है। जो भी रेवाड़ी शहर में अपनी राजनीतिक भागीदारी चाहता है, चाहे वो नगर परिषद के चुनाव हैं, चेयरमैन के चुनाव हैं और हमारे यहाँ के MLA के चुनाव हैं या सांसद के चुनाव है, जो भी यहाँ से संबंधित है, उन सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अब वो इकट्ठा होकर अगर इस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं सार्वजनिक रूप से उनको उजागर करें और लोगों में एक अच्छी भावना पैदा करें। अंत में मेरा सवाल ये, रेवाड़ी विधायक ने विधानसभा में उठाया, उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। इस मामले में परवीन भाई की बात से सहमत हूँ। रेवाड़ी नगर परिषद से हमारे यहाँ के स्थानीय मंत्री विधायक का बहुत पुराना नाता रहा है, पहले भी उनके समर्थित यहाँ चेयरमैन रहे हैं, उस टाइम भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और अगर वो यहाँ थे उन्हें पहले पता था, उनके समर्थित पार्षद लगातार उनके आगे ये बातें उठाते रहे हैं। और आज की डेट में अगर आप बात करें संख्या की तो सबसे ज्यादा पार्षदों की संख्या यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक के पास है, मगर अब जब ये मुद्दा इस लेवल पर इसका श्रेय बोबी राव जी को है, इसका श्रेय हाईलाइट हो गया है, बोबी मुद्दा उठा रहे हैं तो बहुत देरी से कर रहे हैं। अच्छी बात उठाया, मगर देरी से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर ही होता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो रहा है चाहे स्थानीय विधायक ने जो मुद्दा उठाया उसकी तरफ से हो रहा है। भाई बोबी राव जी, आपने जो मुद्दा उठाया, देखिए कहीं ना कहीं विधानसभा में गूंजा है, तो श्रेय इसमें आपको भी जाता है कि अगर ये ना करते, विजिलेंस जांच नहीं होती, ACB की सहकारिता विभाग में जांच नहीं होती, तो एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय होता है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, विधायक ने उठाया, और भी विधायक है और भी इलाके के नेता है, जैसा बार बार आप कह रहे हैं कि सबको उठाना चाहिए था, तो ये और बड़ी बात हो जाती, और दबाव सरकार पे बनता, सरकार कार्रवाई करती। अंत में जाते जाते आपका वर्जन चाहूंगा सर, ये मैं कोई श्रेय नहीं चाह रहा, मैं शहर का वासी हूँ, मुझे शर्म आती है शहर में निकलते हुए। कैप्टन पूर्व मंत्री दे चुके आपको श्रेय? नहीं, अगर उन्होंने श्रेय दिया है तो मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, मगर बेसिकली ये मेरी एक नैतिक जिम्मेवारी थी कि मेरे शहर में अगर ये गलत काम हो रहा है और चंद लोग अगर लूट रहे हैं तो इन लुटेरे को जेल में डाला जाए और इन लुटेरों की औकात शहर वालों के सामने इनकी में दिखाई जाए। तो वो नैतिकता और भी नेताओं में होनी चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो बहुत सारे नेता बनते हैं, टिकट के सपने देख रहे हैं, उनकी नैतिकता कहाँ गई? क्या वो जवाब दे पाएंगे रेवाड़ी की जनता को कि हमने इन मुद्दों पे बात की? कौन दे रहा? अभी आगे चुनाव आएंगे, कोई शहर की जनता पूछे, अगर कोई जवाब, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो कहता है कि शहर में अन्याय हुआ है, शहर की जनता को चाहिए कि उसको वोट दे। अगर जो कहता है नहीं भाई नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ, तो उसको किस लिए एंटरटेन करना है? क्योंकि उसका तो जो जमीर है वो पहले ही दिख जाएगा कि जो भ्रष्टाचारी के साथ है। तो सबसे बड़ा आपने वर्ड बोला, जमीर की लड़ाई है। जब जमीर ही अगर मर जाएगा तो वो क्या सवाल जवाब करेगा? आपका हमारा जमीर जिंदा है, विनय जी का जिंदा है, तो हम सवाल जवाब कर रहे हैं। अब क्या पता कल हमें मरवा दिया जाए, हमारे साथ कोई कार्रवाई हो जाए, गोली हमारे ऊपर भी चल जाए, आप पे चल जाए, क्योंकि डर लगता है। क्योंकि आजकल ये जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं ये सुनना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, चुप्पी साध लो, ये एक बड़ी विषय है। तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और लगातार हम जो है इलाके की जनता को अपडेट इस पे देंगे और आप भी निगाह बनाए रखें, हम भी निगाह बनाए रखेंगे कि आज विधानसभा में मामला गूंजा है, क्या इस पे कार्रवाई होती है, क्या विधायक जी कागजात वहां पेश करते हैं, तमाम चीजें होंगी। और लगातार दर्शकों से भी अपील है कि HR न्यूज पे आप बने रहें, हमारी खबरों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तमाम चीजें पहुंच सके। आप जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।